हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल एसके ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके की एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, दोनों एक ही कहलाती है, के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और वीडियो के अंत में जो भी इससे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। जो कि ये जो एमसीक्यू है वो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी दोस्तों। और सिंधु घाटी सभ्यता से मैं दावा करता हूं कि अगर परीक्षा में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो बिना देर किए हुए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के परिचय के बारे में देखेंगे कि आखिर में सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी। तो दोस्तों, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, भारत की सबसे पहले नगरीय सभ्यता थी। और इस घाटी सभ्यता का विकास सबसे पहले सिंधु घाटी के नदी एवं उसकी सहायक नदियों के आसपास हुआ। इसलिए इस घाटी को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिए। और इसके खुदाई के अवशेषों से प्राप्त चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की सोच अत्यंत विकसित थी और वो लोग पक्के मकानों में रहना आरंभ कर दिए थे। और इस घाटी सभ्यता का सबसे पहले खुदाई जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर हुई थी। अतः इसलिए इस घाटी को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यानी कि पाकिस्तान के हड़प्पा नामक स्थल पर हुई। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछता है कि हड़प्पा नामक स्थल कौन से देश में है, तो ये पाकिस्तान में स्थित है। और इसीलिए हम लोग इस सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का काल सिंधु घाटी सभ्यता के 3 चरणों में विभक्त किया गया है। ये प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति, ये जो प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति अथवा प्राक हड़प्पा संस्कृति, इसका जो काल निश्चित हम लोग किए थे 3200 ईसा 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के बीच में, इसको हम लोग प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता या प्राक हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा पॉइंट है, जो 3 चरणों में विभक्त है, इसका दूसरा पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता अथवा परिपक्व हड़प्पा सभ्यता। ये जो काल है 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व, इसको परिपक्व हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का चरण बोला जाएगा। तीसरा है उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति अथवा परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। इसका काल हम लोग 1900 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व मानते हैं। तो दोस्तों, ये 3 चरणों में सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित किया गया था। तो पहली 3200 ईसा पूर्व से 2600, दूसरी जो है 2600 से 1900, और तीसरी 1900 से 1300 ईस्वी पूर्व में। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग देखें, अब सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों हम लोग क्षेत्रीय विस्तार देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है कैसे कैसे फैला हुआ था। तो सर्वप्रथम दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो भारत की भूमि पर लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो दोस्तों त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार स्वरूप में फैला हुआ है। तो कई बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है वो किस प्रकार का है, तो वो त्रिभुजाकार है। ये यही यही से हम लोग दोस्तों इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी अंदर अंदर इसमें जो डिस्कशन हम लोग है हम लोग करते चलेंगे और देखेंगे। अंत में जो हम लोग एमसीक्यू कराएंगे, इसके करने के बाद में देखेंगे कि हम लोग कितना आसान एमसीक्यू करना हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये काफी सोच समझ कर और काफी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग देखें कि ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में भारत में फैला हुआ है और इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। इसकी आकृति जो है ये त्रिभुजाकार है। तो सर्वप्रथम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये उत्तर, दक्षिण और पूरब पश्चिम में कैसे फैला हुआ है। तो ये उत्तर में, ये जो उत्तर है, उत्तर में उत्तर की ओर यह मांडा मांडा तक फैला हुआ था। ये मांडा जो अभी जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये दक्षिण में जो है ये दैमाबाद जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। और पूर्व में आलमगीरपुर जो कि अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। और पश्चिम में सुत्केगढ़ जो पाकिस्तान में फैला हुआ था, जो पाकिस्तान में अभी स्थित है। तो ये जो कहाँ से कहाँ तक ये सभ्यता जो फैली हुई थी, तो हम लोग देखें कि उत्तर में मांडा यानी जम्मू कश्मीर,
दक्षिण में दैमाबाद यानी कि महाराष्ट्र तक, पूरब में आलमगीर जो कि अभी उत्तर प्रदेश में स्थित है, पश्चिम में सुतकोदरा जो कि पाकिस्तान में है अभी। तो यह सभ्यता सौराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में विस्तृत थी। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो भी उत्खनन हुआ, सबसे ज्यादा अभी जो उत्खनन का जो सामान मिला है वो अभी हरियाणा से ही सिंधु घाटी सभ्यता के सामान, जो हड़प्पा सभ्यता संस्कृति से जो भी सामान अधिक मिले हुए हैं, ये हरियाणा, राजस्थान से ज्यादा मिले हुए हैं। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है उसके बारे में हम लोग एक एक करके जानकारी लेंगे। जो भारत में एवं जो पाकिस्तान में स्थित है, जो कौन कौन से क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है, सबसे पहला आता है हड़प्पा। हड़प्पा जो है ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है इसका। तो हड़प्पा से ही हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा था। तो यह स्थल पाकिस्तान के वर्तमान जो पाकिस्तान है, वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोटमुंगरी जिले में स्थित है। हड़प्पा जो स्थल है ये पाकिस्तान के पंजाब के मोटमुंगरी में स्थित है और यह रावी नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों ये भी कितने बार क्वेश्चन में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित था और पाकिस्तान के पंजाब के मोटमुंगरी जिले में स्थित है। और सर्वप्रथम 1826 में एक अंग्रेजी पर्यटक जिनका नाम चार्ल्स मैसन था, इन्होंने हड़प्पा के टीले के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी थी। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखिए कि सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी 1826 में, चार्ल्स मेनन ने दी थी। लेकिन दोस्तों इसकी विधिवत जो खुदाई है, हड़प्पा की विधिवत खुदाई 1921 ईस्वी में श्री दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में आरंभ हुई थी। हड़प्पा स्थल की विधिवत खुदाई 1921 में श्री दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में हुआ था। हड़प्पा से हम लोगों को एक विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। यह सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में सबसे प्राप्त हुई संरचनाओं में सबसे बड़ी संरचना है। यानी कि दूसरी सबसे बड़ी संरचना है जो विशाल अन्नागार मिला था वहां पर, विशाल अन्नागार। ठीक है। इस अन्नागार में छह छह की दो पंक्तियों में कुल 12 विशाल कक्ष निर्मित किए गए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले खुदाई आरंभ हुई 1921 में, विधिवत खुदाई दयाराम साहनी जी के द्वारा। और इस सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ी संरचना जो विशाल नगार है, उसमें छह छह की दो पंक्तियों में कुल 12 कक्ष निर्मित किए गए थे। ठीक है दोस्तों। तो अब देखेंगे हम लोग हड़प्पा में हमें एक पीतल की इक्का गाड़ी का भी साक्ष्य मिला है। हड़प्पा में हमें एक पीतल की इक्का गाड़ी भी मिली है। इसी स्थल पर हड़प्पा में ही स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली एक मृग मूर्ति भी मिली है। यानी गर्भ से निकलते हुए पौधे की एक मूर्ति भी मिली है। हड़प्पा सभ्यता में हम सबसे अधिक अभिलेख युक्त मोहरें यहीं से प्राप्त हुई। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक मोहरों का अगर प्राप्ति हुआ तो ये हड़प्पा से ही हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे इसका दूसरा शहर जो था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी काफी महत्वपूर्ण इसका अथी है, महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें। मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा शहर जो था, मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। और यह भी दोस्तों हड़प्पा शहर भी हम लोग देखें कि वो पाकिस्तान में स्थित है। और ये मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान के सिंध के लारकाना जिले में स्थित है। पाकिस्तान में जो सिंध प्रांत है उसके लारकाना जिले में यह मोहनजोदड़ो शहर स्थित है। यह स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो हम लोग देखें कि हड़प्पा जो शहर है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और इस स्थल का उत्खनन कार्य 1922 ईस्वी में श्री रखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन, हड़प्पा शहर का उत्खनन जो है वो वो पहले हुआ 1921 में।
और मोहनजोदड़ो का 1922 में हुआ, और हड़प्पा का श्री दयाराम साहनी जी के द्वारा उत्खनन किया गया था, और ये 1922 में श्री राखाल दास बनर्जी जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो शहर की खुदाई हुई थी। इस स्थल से हमें एक विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस स्थल से, यानी कि मोहनजोदड़ो से ही हम लोग को एक ग्रेट बात का अस- साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक मोहर है, यहाँ से भी काफी मोहरों को प्राप्ति हुई थी मोहनजोदड़ो से। यहाँ से प्राप्त हुए अन्य जो अवशेष हैं उसमें से कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, ये भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ। सूती कपड़ा का साक्ष्य जो है ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। अलंकृत दाढ़ी वाला पुजारी जो है, इसका साक्ष्य भी हम लोग को मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ। तो दोस्तों देख रहे हैं कि हमारा जो कंटेंट है काफी आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस चैनल को और मोटिवेशन दें, और हमें और मोटिवेशन दें, ताकि इस तरह की वीडियो मैं हमेशा लाता रहूं। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ जरूर मिले। हम लोग आगे की ओर देखते हैं। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रहुदड़ो। ये चंद्रहुदड़ो जो है ये भी वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर ही स्थित है, और यहाँ का उत्खनन कार्य 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके के द्वारा किया गया था। तो हड़प्पा जो शहर है उसका दयाराम साहनी, ठीक है, और मोहनजोदड़ो जो है इसका राखाल दास बनर्जी, तीसरा हो गया चंद्रहुदड़ो, इसका अर्नेस्ट मैके के नेतृत्व में किया गया। और इस स्थल पर विभिन्न प्रकार के मनके प्राप्त हुए थे, उपकरण प्राप्त हुए थे, और मुहरें भी यहाँ से प्राप्त हुई थी। तो चंद्रहुदड़ो जो है ये पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कालीबंगा। कालीबंगा जो स्थल है, ये पहला दोस्तों, अभी ये हम लोग पॉइंट निकाले हैं, कालीबंगा जो ये स्थान है, ये अभी वर्तमान में अपने भारत के राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये कालीबंगा जो शहर है, ये वर्तमान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर स्थित थी। ये जो शहर था, ये कालीबंगा जो स्थान था, ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। और इस स्थल की खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। ये 1953 में इस स्थल की खोज अमलानंद घोष के द्वारा की गई। और कालीबंगा में ही हमें, ये जो कालीबंगा नामक स्थल, इसमें हमें जूते हुए खेत का, एक साथ दो फसल की बुआई का, और अग्निकुंड का साक्ष्य हमें ये कालीबंगा से ही मिला है। यहाँ से हमें यहाँ से हमें बेलनाकार मुहर भी मिला है, अलंकृत ईंट भी मिला है। इसका साक्ष्य जो हमें ये कालीबंगा से मिला है दोस्तों। तो कालीबंगा जो है ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित था, ठीक है। वर्तमान में राजस्थान और भारत देश में, अपनी अपने भारत प्यारा भारत देश में ही ये कालीबंगा जो स्थान है स्थित है। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं। लोथल। लोथल जो स्थान है, ये वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर स्थित है, और यह स्थल खंभात की खाड़ी के अत्यंत निकट स्थित है। ये जो लोथल जो है, ये बंदरगाह भी था। सिंधु घाटी सभ्यता में पूछा जाता है कि प्रमुख बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का कौन था, तो ये लोथल ही था। और यह लोथल जो है भुगवा नदी तट के पर स्थित है, और खंभात की खाड़ी के अत्यंत निकट है। और इसकी खोज 1957 ईस्वी में श्री एस आर राव द्वारा की गई थी। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? श्री एस आर राव के द्वारा की गई। और सिंधु घाटी सभ्यता का यह पहला प्रमुख बंदरगाह स्थल था, जैसा कि हमने बताया। तो सिंधु घाटी सभ्यता के इस बंदरगाह स्थल लोथल में एक विशाल गोदीबाड़ा मिला है। ये भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि एक विशाल गोदीबाड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला है, तो ये लोथल से मिला है, ठीक है। ये इसको अंग्रेजी में डॉक यार्ड भी बोला जाता है कि डॉक यार्ड कहाँ से मिला था, तो ये गोदीबाड़ा लोथल से ही मिला था। लोथल से ही हमें धान और बाजरे दोनों के साक्ष मिले हैं। तो धान और बाजरे का जो साक्ष है सर्वप्रथम, ये दोनों लोथल से ही मिला हुआ है। और इस बंदरगाह स्थल से हमें 3 युगल समाधियों के साक्ष्य भी मिले हैं।
तो युगल समाधियों के साक्ष्य कहाँ से मिला है दोस्तों? तो ये हमें लोथल से मिला हुआ है। युगल जो जैसे एक साथ तीन तीन लोगों को दफनाया गया, इनकी समाधि बनाई गई, तो इसका साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुआ था। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है धौलावीरा। नेक्स्ट पॉइंट जो छठा पॉइंट है ये धौलावीरा है। धौलावीरा भी अपने भारत में ही स्थित है। यह वर्तमान के गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तहसील में स्थित है। यह गुजरात में ही कच्छ जिले के भचाऊ तहसील में स्थित है धौलावीरा। ठीक है। यह सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल मानहर और मानसर नदियों के बीच स्थित था। यह जो स्थल था ये मानहर और मानसर नदियों के पास स्थित था और स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता मानहर और मानसर नदियों के पास स्थित है। कौन सा? धौलावीरा। धौलावीरा में हमें बांध अथवा कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों समझ लीजिए कि वो सभ्यता कितनी विकसित थी कि इससे हमें बांध और कृत्रिम जलाशय के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि इस नगर में जल प्रबंधन की उत्कृष्ट प्रणाली व्यवस्था मौजूद थी। तो हम लोग जानते हैं कि बांध और कृत्रिम जलाशय ये जल का संचयन के लिए ही बनाते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जल प्रदर्शन की उत्कृष्ट व्यवस्था जो थी हम लोग को धौलावीरा से ही प्राप्त हुई थी। और इनके अलावा अन्य स्थलों में राखी गढ़ी, संगूर, रूपण, कोटदी जी इत्यादि शामिल है। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता में जो सामाजिक स्थिति थी वो किस प्रकार की थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की सामाजिक स्थिति किस प्रकार की थी? तो यह समाज मात्र सत्तात्मक रहा होगा। तो हम लोग को ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी में जो समाज की व्यवस्था थी वो कैसे थी? तो मात्र सत्तात्मक थी। इतिहासकारों के अनुसार तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे कि यह समाज मात्र सकारात्मक रहा होगा। यानी सिंधु सभ्यता के लोगों की सामाजिक स्थिति में ये सामाजिक जो गति है मात्र सकारात्मक एक फिक्र सकारात्मक समाज होता है। तो इतिहासकारों के अनुसार समाज को चार वर्गों में बांटा गया था। सिंधु सभ्यता के लोगों के सामाजिक स्थिति ये थी कि इनको चार वर्गों में बांटा गया था। पहला था विद्वान, दूसरा था योद्धा, तीसरा श्रमिक और चौथा व्यापारी। ये चार वर्गों में सिंधु सभ्यता के सामाजिक स्थिति थी। ये चार लोगों को चार भागों में बांटा गया था। यह लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे और ये सूती और ऊनी दोनों वस्त्रों का प्रयोग करते थे। और महिलाएं और पुरुष दोनों भी आभूषण पहनते थे। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय लोग थे। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक परिदृश्य उस समय की थी। ठीक है। और इसके सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही दोनों बनते हैं कि कितने वर्गों में बांटा गया है। मात्र सत्तात्मक समाज रहा, शाकाहारी मांसाहारी दोनों लोग थे, पुरुष और महिलाएं दोनों आभूषण पहनती थी। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक स्थिति थी। अब हम लोग आगे की पॉइंट देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन किस प्रकार का था? जिस तरह हम लोग देखें कि उत्तर में पूरब में, पश्चिम में और ये दक्षिण में कैसे ये सभ्यता फैली हुई थी। तो इन सभ्यताओं के बीच का जो नगर नियोजन किस प्रकार था इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो जो सड़कें थी ये समकोण प्रकार की थी और इस प्रकार की नगर योजना एक ग्रिड प्रारूप अर्थात जाल पद्धति पर आधारित था। सड़कें जो थी ये संपूर्ण प्रकार की थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी प्रणाली भी अपना विशेष महत्व रखता था। ठीक है। इस दौरान नालियों का जाल बिछा हुआ था। यानी कि एकदम पूरा सुदृढ़ व्यवस्था थी। सड़कें थी, अच्छी नालियां थी, नालियों का जाल बिछा हुआ था, सड़कों का जाल बिछा हुआ था। और भवन निर्माण के लिए दोस्तों पक्की ईंट का भी प्रयोग किया जाता था। और सिंधु घाटी सभ्यता कालीन प्रत्येक घर में एक रसोई एवं एक स्नानागार होता था। तो ये नगर नियोजन था किस तरह था? ये देखिए नगर नियोजन काफी विकसित था। नगर को दो हिस्सों में विभाजित किया गया था। जो नगर जो थे उसको दो हिस्सों में विभाजित किया गया था। एक पश्चिमी टीला होता था जिसे दुर्ग हम लोग कहते थे, जबकि एक दूसरा पूर्वी हिस्सा जो दूसरा हिस्सा पूर्वी टीला होता था उसे निचला नगर कहते थे। तो पश्चिमी टीला को हम लोग दुर्ग कहते थे, जबकि पूर्वी टीला को हम लोग निचला नगर
कहते थे। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन था। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक परिदृश्य उस समय कैसा था। ये लोग विभिन्न प्रकार की कृषि वस्तुओं जैसे जौ, चावल, गेहूं, मटर, सरसों, राई, तिल, तरबूज, खजूर इत्यादि का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें जूते हुए जूते हुए खेत के साक्ष्य भी मिलते हैं और एक साथ दो फसल बोए जाने के भी साक्ष्य इत्यादि प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी। तो यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। दोस्तों, ये कैसी एक सभ्यता थी, तो यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। और हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। संभवतः उन्होंने तलवार के बारे में भी जानकारी नहीं थी। तो दोस्तों, ये सीधी सी बात है, जब लोहे को जानकारी बारे में नहीं होगी तो तलवार के विषय में भी जानकारी नहीं थी। और ये सभ्यता कांस्ययुगी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो हुआ, जैसे हम लोग देखें, ये सारी चीजों को देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का आखिर में पतन कैसे हुआ, ये खत्म कैसे हुआ। तो सिंधु घाटी का सभ्यता का जो पतन है ये कैसे हुआ, इसके बारे में अभी कोई एक मत नहीं है कि इन कारणों के चलते सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। बहुत सारे विद्वान जो हुए, इतिहासकार हुए, सभी लोगों को अपना अपना मत था, लेकिन कोई भी सर्वसम्मति से एक मत पर नहीं पहुंचा जिसे स्वीकार किया जाए। तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन सिर्फ इन मानों पर ही आधारित था कि हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन ऐसे हुआ, लेकिन कोई सर्वसम्मति से इसकी कोई विशेष कारण ये जो होता है कि हाँ इस कारण से ही पतन हुआ, ये एकमत कोई इतिहासकार नहीं हुआ। तो अब हम लोग इसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जो आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं में काफी ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो कैसा लगा और मेरा कंटेंट कैसा लगा। तो अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर हमें अप्रिशिएट करें कि ये मेरा कंटेंट कैसा रहा। ठीक है, तो ये हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन, जो सिंधु घाटी कालीबंगन जो था, ये किस प्रदेश में था। तो सिंधु घाटी में कालीबंगन जो है ये कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में स्थित है। सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगन है किस प्रदेश में है, ये राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो ये इसका सही जवाब सेल खड़ी हो जाएगा। तो किसका उपयोग किया गया था मुद्राओं के निर्माण में, सेल खड़ी का उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी हम लोग देखे ही थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता में घर किस प्रकार बनाए जाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर है वो ईंटों से बनाए जाते थे, पक्की ईंटों से दोस्तों बनाए जाते थे। ये सारे तो जो पहले हम लोग डिस्कस किए, सिंधु घाटी सभ्यता के थ्योरेटिकल पार्ट जो डिस्कस किए, ये सारी जानकारी उसी से मिल रही है। और देख रहे हैं दोस्तों हम लोग काफी कितनी आसानी से हम लोग इन क्वेश्चनों को कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो हम लोगों ने देखा सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और ये सिंध और बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में अभी स्थित है, ये यहाँ तक विस्तृत थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी दोस्तों, पंजाब में थी, राजस्थान में थी, गुजरात में थी, उत्तर प्रदेश में थी, हरियाणा में, सिंध और बलूचिस्तान दोनों में सिंधु घाटी की सभ्यता यहाँ तक विस्तृत थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का जो अवशेष है, हमें सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष है हमें सूर्यपोतता से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष हम लोगों को कहाँ से मिला है, तो ये सूर्यपोतता से मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक जूते हुए हल की खोज कहाँ से हुई थी। एक
तो दोस्तों जुते हुए खेत की खोज कहाँ से की गई थी? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत की साक्ष कहाँ से मिली थी? तो ये दोस्तों काली बंगाल से मिला हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम ये हड़प्पा सभ्यता है। क्यों है? ये हड़प्पा सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये दोस्तों कपास जो है इसका सही जवाब है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये कपास के उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो ये कहाँ से मिलता है दोस्तों? किस हड़प्पाकालीन स्थल से मिलता है? तो ये लोथल से मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो ये लोथल से मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये लोथल से मिलता है। अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं दोस्तों? तो ये हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। ये हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो ये किस किस एक संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों का निरूपण नहीं हुआ था दोस्तों? तो ये 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो शेर है, ये शेर को निरूपण नहीं किया गया था। बाकी ये गैंडा हो गया, हाथी हो गया, ये बाघ हो गया, ये तीनों कलाकृतियों का निरूपण उसमें हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल क्या है? मतलब हड़प्पा सभ्यता को सर्वाधिक मान्यता कब दिया गया था? तो किस किस ईस्वी में दिया गया है? तो ये 13 का जो सी है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के बीच में सर्वाधिक मान्यता दिया गया है कि इस काल में ही हड़प्पा सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? यानी कि उस समय कौन कौन सी सभ्यताएं थी जो समकालीन थी? तो उस समय जो सभ्यताएं जो समकालीन थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी। लेकिन ये ग्रीक की जो सभ्यता है दोस्तों, ये ग्रीक की जो सभ्यता है, ये ग्रीक की सभ्यता जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आएंगे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थे ये 15 ये कांस्य युगी सभ्यता थी। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। क्या था दोस्तों? व्यापार था। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ये इसमें से कौन सा लक्षण जो है सही चित्रण करता है? तो दोस्तों इनका सही जवाब है कि ये देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे दोस्तों। ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज इस वर्ष हुई थी दोस्तों। तो ये हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट अगर अच्छे से देखे थे तो उसमें हम लोगों ने सही पूरा विश्लेषण किया है। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग 1921 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी, जिसकी खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी जी ने की थी 1921 में। क्वेश्चन नंबर 19 है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? मतलब ये चार जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सी युक्ति हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही है? तो इसका सही जवाब है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ये पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, इसका सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी दोस्तों? तो ये उचित समतावादी जो था
ये हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। कौन सी थी? उचित समतावादी जो थी, ये सामाजिक पद्धति थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता किस पूरा स्थल को कहा गया है? सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। इसका सही जवाब मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार दोस्तों त्रिभुजाकार था। हम लोगों ने पहले ही थ्योरेटिकल पार्ट में इसको पढ़ लिया था काफी विस्तार से। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो इसका साक्ष्य कालीबंगा से मिलता है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट कर गया है, ये क्वेश्चन पहले भी था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये कालीबंगा से मिला है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? मतलब ईंट जो है ये कहाँ से मिले थे? तो ये दोस्तों इसका भी सही जवाब कालीबंगा ही हो जाएगा। तो ईंटों का अलंकरण कहाँ से मिला था? तो ये कालीबंगा से ही मिला था। क्वेश्चन नंबर 25, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो ये सिंध प्रांत में, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। ये सिंधु घाटी सभ्यता में जो बृहत स्नानागार पाया गया था, ये कहाँ से मिला था? तो ये दोस्तों मोहनजोदड़ो से ही मिला। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर हम लोग चलेंगे, मोहनजोदड़ो का प्रचलित नाम क्या था? तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। मोहनजोदड़ो का प्रचलित नाम क्या था? तो इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है, यानी माउंट ऑफ डेड भी इसको कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का प्रचलित नाम है मृतकों का टीला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये हम लोग थ्योरी पार्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो थी ये सिंधु नदी घाटी के, सिंधु नदी के ही किनारे और उसकी सहायक नदियों के किनारे ही फला फूला था, इसलिए इस सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 29, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? यानी कि जो सिंधु स्थलों से जो प्राप्त मोहर हुआ था, प्राप्त मोहर हो रहा है, उसमें से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है दोस्तों? तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा, ये बैल हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ये बैल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये जानी जाती है किसके लिए दोस्तों? तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि नगर में जो जो कैसे कैसे सड़कें जो संपूर्ण पर मिलती थी, नालियों का सुदृढ़ जाल बिछा हुआ था, ये सारा चीज जो था काफी ये नगर जो नियोजन के लिए ही हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ये उन्नत जल जल प्रबंधन प्रणाली का जो पता है ये कहाँ से चलता है दोस्तों? तो ये धौलावीरा से चलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है दोस्तों? तो सिंधु सभ्यता का स्थान जो लोथल है, लोथल जो है गुजरात में स्थित है। ये लोथल जो है ये भारत में स्थित है, बल्कि ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? मतलब सबसे पुराना जो शहर था वो कौन सा खोजा गया था? तो इसका सबसे पहला जवाब हड़प्पा हो जाएगा। खोजा गया सबसे पुराना शहर ये हड़प्पा ही था। चूंकि उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही में थे 1921 में, और हड़प्पा की जो खोज हुई थी ये 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया था, इसलिए भारत में सबसे पहला गया खोजा पुराना शहर ये हड़प्पा ही था। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, भारत में, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्रतिक्रम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? जो चांदी की
उपलब्धता है, इसके प्रतीकतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं दोस्तों? तो ये हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्रतीकतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ये जो हम लोग 4 ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें से कौन सा कथन जो है ये असत्य है? तो इसका पहला ऑप्शन है, नगरों और नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी दोस्तों सही है। मात्र देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन ऑप्शन है इसका, लोग लोहे से परिचित थे, तो ये इसका गलत जवाब है। ये लोग वहां के सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये चेनाब नदी के किनारे स्थित था। मांडा जो है ये चेनाब नदी के किनारे स्थित था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखेंगे। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ अब्लिक पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? यानी कि हड़प्पा का स्थल जो ये रोपण है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सतलज नदी के किनारे स्थित था। तो मांडा किस नदी के किनारे? मांडा चेनाब नदी के किनारे, और ये रोपण जो है ये सतलज नदी के किनारे। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु जो सभ्यता था ये किस युग में पड़ता है दोस्तों? तो सिंधु सभ्यता जो है ये आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। ये सिंधु जो सभ्यता है ये कौन से ऐतिहासिक काल में पड़ता है? ये आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। आगे हम लोग देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है उन लोगों का नाम क्या क्या है? तीन दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग को पहले थ्योरी पढ़ लेने से कितना आसान हो गया। तो हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं कि ये दयाराम साहनी जी और श्री राखाल दास बनर्जी जी, ये सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में ये दोनों भारतीय थे जिनका नाम जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, इस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है दोस्तों? तो ये इसका सही जवाब ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। ये मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति जो प्राप्त हुआ था, ये कहाँ से प्राप्त हुआ? ये मोहनजोदड़ो से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव की मुहर में किन किन जानवरों का अंकन किया गया है? यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है दोस्तों? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ये व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंस, हिरण, ये तीनों जो थे जानवर, ये सभी जानवर जो थे व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरण, ये सभी जानवरों का अंकन मुहर पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी मध्यकालीन के इन लोगों के बीच में व्यापारिक संबंध था? हम लोग पहले क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि उस समय की समकालीन सभ्यता कौन थी? तो सिंधु घाटी की समकालीन सभ्यता ही मेसोपोटामिया सभ्यता थी। तो इन दोनों के बीच में संबंध किस पशु के आकृति के मोहरों को मिला है जिससे ज्ञात होता है कि इन दोनों के बीच में व्यापारिक संबंध था? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये बैल जो हो जाएगा ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 43 है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास किसमें करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास मातृशक्ति में करते थे। सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे दोस्तों? तो ये मातृशक्ति में करते थे। क्वेश्चन नंबर 44, और इस सीरीज हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? यानी कि इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा जो था ये समुद्र तल पर स्थित नहीं था? तो सुरकोत्ता जो है ये भी समुद्र तट पर स्थित था, लोथलदार ये भी था, ये बालाकोट था ये भी था समुद्र तट पर स्थित, लेकिन ये जो कोटगी था, जो ये कोटगी जो था ये समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो दोस्तों
आज हम लोग देखें सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तृत जानकारी, पहले थ्योरेटिकल पार्ट देखें और उससे संबंधित 44 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखें जो आगामी सभी आने वाली परीक्षाओं में काफी उपयोगी है। और दोस्तों, मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोग का कैसा लगा और मेरा ये कंटेंट कैसा लगा? तो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लगा, आप लोगों का ये सेशन अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।